हेलो गाइस एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा .com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, आई होप, राइट? एग्जाम्स की प्रेपरेशंस चल रही हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफ प्रैपर के एग्जाम की। एग्जाम थोड़ा लेट है, आई नो। आप सोच रहे हो कि हम इतनी जल्दी से क्यों बात कर रहे हैं, बट गाइस प्लीज नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, बिकॉज इसका जो सिलेबस है तो थोड़ा सा वास्ट है, तो आपको कवर करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? सो स्टेनोग्राफर का एग्जाम एसएससी के बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम जब बात कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस की, इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा ज्यादा होता है बाकी के एग्जाम से, ठीक है? अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें या हम पेपर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के ही आते हैं। यू हैव 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। बाकी आपका 50 मार्क्स का आई थिंक रीजनिंग होता है एंड 50 मार्क्स का ही आपका जनरल नॉलेज होता है, ठीक है? बाकी आपका इंग्लिश जो है दैट इज फॉर 100 marks. Okay, so maximum constituent of the paper is in the stenographer exam is English. ठीक है? So आपका marking scheme बहुत ही simple है, 1 question for 1 mark, ठीक है? And 0.25 marks की आपकी negative marking भी होती है. So just to make this easier for you people to understand, just to know कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, what do you need to study, how you need to study to score these marks in English, ठीक है? So English में क्या होता है, जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ है इंग्लिश का कंपैरेटिवली, जो बाकी पेपर हमने करे हैं अभी तक उनके हिसाब से, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, वही रिपीटेड पैटर्न बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? एंड सिमिलर ही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? सो you don't have to worry about all of that. Are we good? Yes, no, maybe? Okay, moving forward, let's see how we should study for the English exam. अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं तो हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं. We'll divide it into 3 major sections. That is your vocabulary. Vocabulary आपकी ले दे के 15 नंबर की आती है, as you can see that. ठीक है, 15 नंबर की आपकी वोकैबुलरी आती है. वही सिमिलर टॉपिक्स हो जाते हैं आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है? यही सारे टॉपिक्स आपके वोकैब में आते हैं. ग्रामर आपका 40 मार्क्स का आता है, लाइक काफी मेजर कॉम्पोजिशन है ग्रामर का. सो योर ग्रामर नीड्स टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. ओके, ठीक है? सो ग्रामर में यूजुअली आपके नरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्रेपोजिशंस आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं, एटसेट्रा. विल सी दैट. ओके, थर्ड आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्पोजिशन. दैट इज फॉर 15 मार्क्स का आपका पैसेज आ जाता है. दैट इज 3 पैसेजेस. you'll get 3 passages for 5 marks each. ठीक है? सो आपके 3 पैसेज आ रहे हैं, 3 पैसेज हैं, 5 नंबर का एक पैसेज आपका आता है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. फिर आपका क्लोज टेस्ट भी आता है. तो आपका रीडिंग कॉम्पोजिशन जो है, जो आपका आरसी है, वो बहुत ज्यादा आता है आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में. यहाँ पे 4 क्लोज टेस्ट आते हैं आपके, 4 क्लोज टेस्ट. दैट इज अगेन फॉर 5 मार्क्स ईच, ठीक है? सो इन सबको हमने एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लिया है कि हमें कितना कितना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं डिटेल में थोड़ा. अगर हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, तो हमने बोला ही सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है? 10 मार्क्स का आता है आई थिंक. सेंटेंस एरर आता है एंड फिलअप्स आते हैं, ऑल फ्रॉम योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? इसमें आपके नरेशन के भी क्वेश्चन होते हैं. नरेशन का डन क्वेश्चन होता है, इन स्टेनोग्राफर एग्जाम. और आपके वॉइस के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? सो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है. ओके, सो नरेशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया,
ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एरर एंड फिलअप्स। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस पेपर का। ठीक है, आपके जैसे हमने बताया था अभी क्लोज टेस्ट आ जाता है 20 नंबर का, 4 आपके क्लोज टेस्ट आते हैं एंड 3 आपके रीडिंग पैसेजेस आते हैं। ठीक है, दीज आर फॉर 5 मार्क्स ईच। ओके, so you need to be very very well prepared of this। ठीक है, सो ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब एक जनरल मैपिंग देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की और उनके टाइप्स कॉन्स्टिट्यूएंट मार्क्स की भी। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं यूजुअली यही पैटर्न जो है फॉलो करता है एसएससी, बट हाँ थोड़ा बहुत शफल तो ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, यू माइट नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, लेकिन जनरली हम इसी पैटर्न में हम पढ़ाई कर सकते हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं टू गेट गुड मार्क्स। ओके, सेंटेंस एरर डिटेक्शन आता है आपका 10 मार्क्स का, दैट इज 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। एरर डिटेक्ट करना है, किस आपकी सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस की किस पार्ट में आपका एरर है वो आपको सिलेक्ट करना होता है 4 ऑप्शंस में से। Then you have sentence improvement। अब पहले वाले में आपने सिर्फ एरर डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको चेंज भी करना पड़ता है इसको। Again that is for 10 marks। Okay, then we have synonyms for 5 marks, antonyms for 5 marks, idioms for 5 marks। basic है, आप लोगों को पता होगा अब तक तो ये कैसे कैसे आते हैं। 1 synonym दिया होता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, सिमिलर पैटर्न है इस चीज में। तो देन वी हैव योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस को ब्रेक करके 4 हिस्सों में बांटा हुआ होता है एंड यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंस टू मेक sense of it, to get a proper meaning of it। Then we have your fill-ups। This is usually from your grammar section। ठीक है, ग्रामर सेक्शन से आपके fill-ups आते हैं, vocab से भी आ सकते हैं बट जनरली ग्रामर से ही आते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद योर ग्रामर सेक्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 10 क्वेश्चंस, डन डील है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अगर मैं करूँ तो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन होगा दैट माइट लुक अ बिट टफ टू यू गाइस। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये कितना ही इजी है। ऑप्शंस मेक इट वेरी सिंपल। ऑप्शंस पढ़ के ही आप जो आपका आंसर है, आंसर बिकम्स ऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियस आंसर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, सो इसमें आप ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, रीड द ऑप्शंस फर्स्ट एंड देन गो बैक टू द क्वेश्चन एंड देखिए इससे कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है। सेम थिंग हैपेंस फॉर योर एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि जो आपका आंसर है वो क्या होने वाला है। ओके, देन वी हैव योर क्लोज टेस्ट फॉर 20 मार्क्स। क्लोज टेस्ट आपका वोकैब से भी आ सकता है एंड ग्रामर से भी आ सकता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्या होता है, क्लोज टेस्ट में आपका पैसेज में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। पैसेज में यू हैव ब्लैंक्स, उनको आपको पढ़ के फिल करना होता है। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल मैपिंग ऑफ योर पेपर। देन वी हैव योर पैसेजेस फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, क्लोज टेस्ट आपके 4 आते हैं एंड पैसेजेस आपके 3 आते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच, एज आई जस्ट सेड 5 मार्क्स ईच। ओके, सो पैसेजेस में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ के। सो दिस इज अ जनरल constituents of the paper, general mapping of the paper, so just to get you in the mood of studying of English कि आपको क्या क्या कैसे कैसे देखकर पढ़ना है, किस चीज के लिए आपको कितना प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया था, अगर हम इनको टैली करके देखेंगे टोटल तो फिर आपके इतने इतने मार्क्स के हमारे सारे सेक्शंस बन जाते हैं। 15 फॉर वोकैबुलरी, 40 फॉर ग्रामर, 15 फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैसेजेस एंड 20 फॉर क्लोज टेस्ट। इसको हमने 2 सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज वेल इनफ फॉर यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात होगी हमने
क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने नंबर का पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर पहला सेक्शन लेके चले वोकैबुलरी का, तो आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें आते हैं, दे आर फेयरली इजियर देन दी अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके जो 15 नंबर होते हैं, these 15 मार्क्स आप डन डील कर सकते हो। कैसे कि एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको थोड़ी सी, कि क्या होता है ऑफन दिस इज अ रिपीटेड पैटर्न, श्योरिटी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक रिपीटेड पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया गया है एसएससी के पेपर्स में, कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऑप्शंस होते हैं ना, दीज ऑप्शंस ऑफ सिनोनिम एंटोनिम्स, उनमें से यूजुअली 3 का सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, 3 हैव सिमिलर मीनिंग्स। ओके, सो अगर आपको सिनोनिम पूछे हैं और 3 एक जैसे लग रहे हैं, तो एक जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स में भी सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है तरीका आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को सॉल्व करने का। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप लोग कीजिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी जब आप पढ़ रहे हो तो आप सेट्स में पढ़िए। ठीक है, आप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली कर रहे हो। ठीक है, उनको फिर उनके एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए, सॉल्व देयर एग्जाम्पल्स। ओके, एंड also try to come up with your own examples for the same। आप इनको अपने sentences में बना के देखिए। ठीक है, make your own sentences for these things you can apply to your antonyms and synonyms part also। okay, so this is how you should study for the vocabulary section। आप Google की भी help ले सकते हो, you can look up for Google images and stuff। okay, so that would be very very beneficial for you all। I hope this is making some sense to you people and is a bit helpful in the long run। ओके, ग्रामर सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्योरिटी हेयर ऑब्वियसली, कि एग्जामिनर्स पे डिपेंड करता है, पीपल लोग जो लोग सेट कर रहे हैं कि वो क्या किस चीज का दे रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम ग्रामर सेक्शन का पिछले कुछ साल का पैटर्न फॉलो करें तो आपके कंजंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, and adjectives, adverbs, these 4 topics are most occurring। इनको अगर आप इनको पढ़ते वक्त अपना एफर्ट थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दीजिए तो ये हो जाता है कि आपका फोकस थोड़ा सा इन पे ज्यादा होना चाहिए when you are preparing for the stenographer exam। लास्ट ईयर के पैटर्न्स को देख के मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स एंड फिलअप्स अकर फ्रॉम दीज 4 टॉपिक्स। ओके, देन आपका नरेशन और वॉइस का टॉपिक तो डन है ही। ठीक है, तो उसको तो आपको ढंग से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी, नरेशन एंड वॉइस इज नॉट समथिंग दैट गेट्स ट्रिकियर। सेट रूल्स हैं आपके, आप एक बार सेट रूल्स के हिसाब से पढ़िए। try to change sentences accordingly। सेंटेंस चेंज करने के लिए तो आते हैं, ठीक है, तो उनको आप सेट रूल्स के हिसाब से पढ़िए। अगर आप 10 सेंटेंसेस भी डेली करके चल रहे हो दोनों के, जस्ट 10 सेंटेंसेस, देन ऑल्सो यू आर वेरी वेरी गुड विद इट। ओके, आप लोग इजीली, बहुत इजीली इसको अचीव कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल्स पे आते हैं अब हम लोग। यहाँ पे होता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपका ग्रामर पार्ट अच्छा है, योर ग्रामर इज गुड, तो फिर आपका क्लोज टेस्ट बिकम्स अ लॉट इजियर फॉर यू पीपल। क्लोज टेस्ट और पैसेजेस दोनों में ही, जब भी हम क्लोज टेस्ट और पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, रीड देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, मे बी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तब भी आप पूरा पैसेज पढ़िए, रीड द एंटायर थिंग। ओके, रीड द एंटायर थिंग फर्स्ट, देन ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। आप लोग सीधे पहले क्वेश्चंस पे मत जंप कर लो एंड देन गेट बैक टू द पैसेज की ढूंढो इसका आंसर कहां पे। नो, फर्स्ट रीड द एंटायर thing, entire passage। See, what happens is when you're reading the passage or your close test passage or your reading comprehension passage, तो क्या होता है कि आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि इतना मुझे समझ आया है और इस हिसाब से you will answer the questions। No, what you have to understand here is what the author was trying to say। Okay, understand the tone of the author।
ओके, टोन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सैटिरिकल है, अम्यूजिंग है, ह्यूमरफुल है, ठीक है। अब आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब राइटर उठा के आ रहा है एंड सैटायर टोन में लिख रहा है कि एजुकेशन लीड्स टू नथिंग, अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप लोग बेसिकली कुछ भी करो, डजंट मैटर, राइट। द टोन ऑफ द ऑथर शुड बी इम्पोर्टेंट टू योर सेक्शन, ओके। आपको पता है एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आप उस हिसाब से फंक्शन कर लो, लेकिन ऑथर सटायर के रूप में काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपको उसका भी टोन ग्रास्प करना है और उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चल रहा है, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are doing your close test or your passages. Close test again as I said, ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, vocab से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, ठीक है। पैसेजेस में भी आपके vocab से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको वर्ड्स जो होते हैं पैसेज में से ही पिक आउट करने होते हैं, तो उसके लिए भी एज आई सेड you need to read it very very carefully. The answer becomes glaringly obvious when you read it. आधे से ज्यादा बार आपके क्लोज टेस्ट और पैसेजेस के आंसर आपके पैसेजेस में ही होते हैं, बट you'll miss it because आप क्वेश्चन बेसिस पे उसको पढ़ रहे हैं and you're not reading the entire passage thing, ठीक है। सो प्लीज डोंट ट्राई एंड डू दैट, रीड द पैसेज एंटायरली, अपना टाइम प्रिजर्व कीजिए। आई नो 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करेंगे, इंग्लिश के सेक्शन को ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है बिकॉज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, पेपर का, तो आप उस हिसाब से बहुत अच्छे सीधे सीधे नंबर सॉल्व कर सकते हैं। एज आई सेड, पैटर्न नहीं बदलता है पेपर का, देयर इज नो पैटर्न चेंज, पैटर्न रिमेन्स सेम, राइट। तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए कि मतलब ये नंबर आप डन डील कर सकते हैं एंड आपको जॉब दिलाने या ना दिलाने का बेसिस बन सकता है आपका इंग्लिश का सेक्शन। ओके, आर वी गुड टिल नाउ? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू ऑल। ओके, मूव ऑन करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे के कि हम कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट अ फ्यू सैंपल क्वेश्चंस इन द last few years that we have observed. Okay, ये last year के पेपर से है आई थिंक। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. See, grammatical error का question है। अब grammatical error के question को आपको कैसे solve करना है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। sentence पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। How do we read the sentence? We'll read the sentence very quickly. Neither Neeta nor her sisters has applied for this job. Okay, neither Neeta nor her sisters has applied for this job. अब यहाँ पे देखिए, neither Neeta nor her sisters, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, ओके, द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल और लगाया है हैज, ओके। तो हमारा ऑब्वियस आंसर ये हो जाता है, हैज नहीं लगता है ना, क्या लगेगा यहाँ पर, हैव। व्हाट इट, वेरी ऑब्वियस। तो अगर आप ध्यान से फर्स्ट सेक्शन भी पढ़ रहे हो तो आपको आराम से ये पार्ट दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेरी क्विकली। Select the alternative that will improve the underlying part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. As I said, ये आपका improvement basis का question है, no improvement वाला question है, ठीक है। Sentence improvement जो हमने बात की थी। No sooner did the bell rang than the children ran out of the class. No sooner did the bell rang, ठीक है, did है, and then we have rang here. Okay, obviously एक ही सेंटेंस में एक ही टाइम पर दो पास्ट टेंस नहीं लगते, ठीक है। तो आपका ये होना चाहिए रिंग, सो दिस विल बी योर ऑब्वियस आंसर, ठीक है। अब हम कैसे देख रहे हैं ये सब, वी आर रीडिंग द सेंटेंस एटलीस्ट ट्वाइस, वी आर रीडिंग द सेंटेंस एटलीस्ट ट्वाइस, देन ओनली वी आर गेटिंग आवर आंसर्स प्रॉपरली। वो बहुत ही ग्लेरिंगली ऑब्वियस हो जाता है अगर हम उसको दो बार भी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू पीपल आउट। सो ग्रामर के क्वेश्चंस है दोनों, दिस इज फ्रॉम योर टेंसेस, both of them questions, both these questions are
So your tenses and your verbs should be very clear for this. Okay, next move on करते हैं हम लोग. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम का क्वेश्चन है मूव हेवन एंड अर्थ. मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है. हिंदी में ट्रांसलेट करके बोले तो स्वर्ग और धरती दोनों हिला दो, ठीक है. सो अगर आप स्वर्ग और धरती हिला रहे हो, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ मेहनत फ्रॉम योर एंड, ठीक है. तो आप अपने आप ही सोच लो कि किस कॉन्टेक्स्ट में होगा. यू नो, समटाइम्स इट इज गुड टू टेक द इडियम्स लिटरली, तो आपका आंसर जो होता है वो ऑब्वियस हो जाता है. ओके, सो आप ऑप्शंस पढ़िए. पे फॉर समथिंग, स्टार्ट समथिंग न्यू, मेक डिफिकल्ट चॉइसेस. एफर्ट की हमने बात पहले ही कर ली. एफर्ट हमारा सेक्शन ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी हमारा आंसर बन जाता है. ओके, सो दिस बिकम्स ऑब्वियस टू यू बिकॉज आपने थोड़ा सा उसको इडियम के मीनिंग को लिटरल लेके देख लिया है. इट हेल्प्स आउट अ लॉट. आई नो idioms आर नॉट सपोज्ड टू बी टेकन लिटरली, लेकिन वो मीनिंग तो उसी बेसिस पे कन्वे कर रहे हैं ना. तो आप उसको थोड़ा सा लिटरल लेके सॉल्व करके देखो कि ये क्या क्या कोनोटेशन ये दे रहा होगा, क्या मीनिंग ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या भाव प्रकट कर रहा है. ओके, सो दैट वुड मेक इट वेरी वेरी सिंपलर फॉर यू. Next we have the library expects you to return each and every book that you have dash. ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया था ये फिलअप्स है. आपके फिलअप्स में से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना है. अब लाइब्रेरी आप जाते हो, राइट. व्हाट डू यू टेक फ्रॉम द लाइब्रेरी? यू टेक बुक्स. बट डू यू बाय बुक्स? नो, यू बोरो बुक्स फ्रॉम देयर. सो आप उसी हिसाब से देखो, आप वहां से बोरो करते हो बुक्स. वो अपने पास रखने के लिए नहीं होती है, राइट. यू हैव टू रिटर्न देम. यू जस्ट बोरो देम फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अंडरस्टूड. सो उस हिसाब से आप लोग आंसर को देखिए. आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बोरोड में आ जाता है. आप बाकी भी लगा के देख सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर, यू नो. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन मूव वेरी वेरी क्विकली है, ठीक है. सो आप देखो, दोनों बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिए हैं. इतने हैवी क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से. यहाँ पे हमने पैसेज का क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है. सो मेक अ वेरी क्विक रीडिंग ऑफ द पैसेज, ठीक है. आप लोग पैसेज पढ़िए एंड यू नो you'll quickly get the context of the passage कि यू नो किस बारे में हमारा पैसेज है. इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में है यहाँ पे पैसेज, यू नो. लैंड राइट्स के बारे में है, फार्मर्स के बारे में है, यू नो, एंड द जस्टिस फॉर फार्मर्स के बारे में है. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का है, डेट्स दिए हुए हैं. लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी हुई है कि यू नो लैंड वाज एक्वायर्ड बाय the major landlords at that time, and then after independence the land was equally divided amongst the landless farmers. Okay, so you need to understand the tone of the passage very very quickly. आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए and you get a few points in your head, you know, those important dates है आप अपने रफ शीट में साइड पे लिख लीजिए. नाम लिख लीजिए किस बारे में है, राइट. राइट जस्ट यू नो dates and names very very quickly. Okay, जैसे कि यहाँ पे dates दिए हुए हैं, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया ये, ठीक है. अपने रफ शीट पे लिख लो, जगह का नाम लिख लो. लैंडलेस फार्मर्स है, ओके. रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर है, किसके बारे में बात हो रही है, ओके. ऑल ऑफ दैट you just underline or mark it in your rough sheet. Then we move on to the question वाला part. When and where was the Bhudan movement started? ठीक है, बहुत ग्लेरिंगली अभी हमने देखा, यहाँ ऊपर ही दिया हुआ है, हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है. इजी हो गया ना. आपको दोबारा रिविजिट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके रफ शीट पे लिखी हुई है वो डेट, ठीक है. आंसर आ गया. हाउ डिड विनोबा मेक एन अपील टू द लैंडलॉर्ड्स? यहाँ पर आप अपना ऑप्शंस पढ़िए. He asked them to think of the villagers as their sons and give 1/6 of their land. He insisted that all the land belonged to the poor. He asked them to give the land to all their 6 sons. He asked them to consider him as their 6th son and give him 1/6 of their land. ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं एंड ये हमारी लाइन देखिए. रीड दिस लाइन जो आपकी कोटेशन मार्क्स में आपको दी गई है, तो आपने ध्यान से पढ़नी है.
दिस बिकम्स योर आंसर। कितना ऑब्वियस आंसर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज है, पैसेज में से ही है, सामने आंसर रखा है, आप लोगों को ज्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या करना है, पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है। Okay, I hope this is very helpful for you people. Read the passage very carefully. Read it at least twice. अपना टाइम इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि you at least get enough time to read the passage twice. Okay. Next we have your vocab section से question है, select the most appropriate antonym of the following. ठीक है, given word ambiguous दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, ambitious, rare, vague या फिर clear. clear आपका आंसर होगा। ambiguous मतलब क्या होता है, something that is not you are that aware of, something that you are not sure of। ठीक है, थोड़ा सा imbalance में है, so opposite obviously clear हो जाएगा, something that is very aware of, something that you are known of, कि आप को जानकारी है, समथिंग दैट इज नॉट वेग फॉर यू। ठीक है, तो वेग तो ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं होगा। अंडरस्टूड, यस नो मे बी। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम ही दिया हुआ है, शैलो का एंटोनिम आपको देना है। शैलो तो सबको पता है, शैलो वाटर्स बोलते हैं हम, राइट। इफ यू गाइज हैव एवर गॉन स्विमिंग तो बोलते हैं ना शैलो वाटर्स एंड डीप वाटर्स, तो वहां से आप लोग वो लगा लीजिए, आपको एंटोनिम देना है। आप कुछ बना रहे हो तो if you were ever cooking something या आप रेसिपीज देख रहे हो तो बोलते हैं ना शैलो फ्राई, डीप फ्राई। डीप फ्राई में बहुत सारा तेल होता है एंड शैलो फ्राई में भी जस्ट थोड़े से तेल में हम फ्राई करते हैं। तो शैलो मीन्स ऊपरी, ठीक है, तले पे, ऊपर बेस की तरफ। डीप मीन्स नीचे की तरफ, डेप्थ में। ठीक है, सो शैलो का ऑब्वियस आंसर विल बी डीप। हम देखो यहाँ पे कितना बेसिक वर्ड्स यूज हुए, बहुत बेसिक वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल, रीड स्टफ, always read stuff for vocabulary instead of mucking up. अभी तो आपके पास roughly 4 to 5 months हैं, start reading daily to have a good vocabulary. Or I am not even suggesting you read tough newspapers कि आप सीधे जाके The Hindu पढ़ो for a good vocabulary. No, start with easier stuff. Start with stuff that you are comfortable with. ठीक है, आप लोग days wise decide कर लो, like इस हफ्ते मैंने you just read some comics. Okay, they also have some very good words if you pay attention to, especially fight and flight related जो words होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं comics books में। Then move on to bit tougher books, आप comics से थोड़े से आगे बढ़ जाओ, children's book पे चले जाओ। Okay, read different authors। Okay, children's book पे गए आप लोग, then you can move on to horror novels पढ़ लो। They have such good vocabulary in horror novels. Trust me on that. Okay, so read like this. जरूरी नहीं आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, आप पढ़ रहे हो, very good and fine, almost amazing, because that would help in your GK section also. आपका टाइम प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन this वाला reading, the one for the vocabulary section, can be done and in your free time as well. Things that you do to get stuff over with. मूवी देख लो आप, मूवी कैसे देखो आप, with subtitles. Okay, watch your movie with subtitles. Okay, with subtitles you'll watch your movie. What happens, आपकी let's say 2 hours की मूवी है, 2 hours मूवी है आपकी, and 2 hours तक आप मूवी के subtitles पढ़ रहे हो, that is 2 hours of your reading there. Got it? आपने मूवी देख ली, आप लाइट भी फील करोगे उसके बाद, यू आर स्ट्रेस फ्री नाउ, यू एंजॉयड द मूवी as well as you read for 2 hours. Got it? So these are some tricks that can make your studying very less stressful, very easier and very less confusing for you people to understand. Understood? So आपके पास 4 या 5 महीने अभी पड़े हैं। आई थिंक फेब के एंड में आपका पेपर जाके होगा, तो आप उस हिसाब से आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से रीडिंग अपना सेक्शन स्टार्ट कीजिए। आपका
जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है वो उसका तो आपका डन डील हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी वर्ड्स है, दीज आर लाइक एवरीडे वर्ड्स, तो आप लोगों को इतना टफ नहीं लगेंगी चीजें इफ यू आर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल एंड डोंट कंसिडर इट एज स्टडी। एज आई सेड, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप हेक्टिक फील कर सकते हो, आप हैवी मैगजीन्स मतलब फैशन मैगजीन पढ़ लो, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ लो, दैट इज सो इजियर ना। क्रिकेट के बारे में पढ़ना तो पसंद ही होगा, राइट? या फिर न्यू फैशन ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना पसंद होगा, यू कैन रीड एनी ऑफ दोस। फुटबॉल के बारे में पढ़ लो, US Open, French Open, a number of sports stuff is there in the newspaper as well as magazines. So that would make reading becomes a part of your life, and reading को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना बहुत जरूरी है when you are trying to build up a good vocabulary. ओके, आगे बढ़ते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन से। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लोज टेस्ट के सेक्शन पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है हमारा पैसेज दिया हुआ है क्लोज टेस्ट का, इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। अब देखो हमारा क्लोज टेस्ट है इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। वेरी क्विक रीडिंग, मेक अ क्विक रीड ऑफ द एंटायर passage. Interviewers like to see who are prepared to ask questions. Good interviewers is going to be looking for candidates dash demonstrate that they will. ठीक है, तो हमें फर्स्ट ब्लैंक हम देख के चलते हैं। आप लोग पूरा पैसेज पढ़ेंगे जल्दी से, डोंट लीव इट एट दैट, ओके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1, ठीक है। फिर से बुझाते हैं हम लोग, रिविजिट करते हैं। इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी dash who are prepared to ask questions. Interviewers like to see, किसको देख रहे हैं? जो इंटरव्यू देना है, राइट? जो इंटरव्यू देना है, what is that person? A candidate, right? या one term from many से बैकअप कर लो। जो इंटरव्यू देना है, who becomes that person? Your interviewee or your candidate, right? So your answer is right here, very glaringly obvious, your candidate. यहाँ पे देखो आपके पैसेज में ही आपका आंसर दे रखा, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैंने बोला अगर आपने पूरा पैसेज एक बार पढ़ लिया है तो आपको वर्ड भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे ब्लैंक पे गए हो तो आप वर्ड सोच लेते रहोगे, तो आपका इंडिविजुअल्स में या कैंडिडेट्स में कंफ्यूज हो सकते हो। दोनों ही पॉसिबल आंसर्स आपको लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी पूरा पैसेज पढ़ लिया है, सो दिस वर्ड इज सो ग्लेरिंगली देयर, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप दूसरे किसी वर्ड के बारे में सोचोगे ही नहीं, राइट? So this is why I say कि always read the passage first. Understood why this was important? So इसी तरह के आपके 4 close test आने हैं, okay? And these are some questions that you will get there, vocabulary based as well as grammar based, okay? So please try and do this very very carefully. नेक्स्ट हमारा टाइप का क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जो मैंने आपको बताया नरेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। The student said to the teacher, "We have completed our work." ये आपका डायरेक्ट वॉइस में है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपको इनडायरेक्ट के चेंज कन्वर्जन रूल्स जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। द कन्वर्जन रूल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ऐसे 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 करके, ठीक है। बहुत जल्दी आपको आने चाहिए कन्वर्जन रूल्स, ओके। तो यहाँ पे हम देखिए, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, कौन सा टेंस लग रहा है यहाँ पे आप क्विकली देख लीजिए। टेंस वाइज अगर हम बात करें तो हैव है, कंप्लीटेड है, तो आपका टेंस चेक कर लिया हमने जल्दी से, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे आपका लग रहा है। अब आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे अपने दिमाग में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, तो ये आपको याद आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हम इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो we'll change it into past perfect, ओके। सो अब past perfect का आंसर आप लोग चेक करिए। had ये वाला, लेकिन if लग रहा है, if का हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। and then you students told the teacher, यहाँ पे asked the teacher, told the teacher, यहाँ पे said to the teacher है, question नहीं है, answer है, ठीक है। so D becomes your right answer. So this is how you cancel the options, okay? Question नहीं है आपका कि if लगाना है। if का रूल कब आता है? when we have a question in the first set of direct,
आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो, लाइक व्हाट, वो, व्हाई, इफ, तब आपका इफ लग जाता है. सो फॉर दिस टू हैपन, these rules need to be on your fingertips. Got it? This is how we solve indirect direct questions. और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप देखो यहाँ पे आपका आंसर कितना ऑब्वियस हो जाता है. ऑब्वियस आंसर क्यों है? आपको रूल्स पता है, आपने सीधे सीधे मार्क कर लेना है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ऑप्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है. कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं. कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही कर सकते थे बट कंफ्यूजिंग है नहीं. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव पैसिव से है. एक्टिव पैसिव में भी सेम चीज आपको होनी चाहिए. आपके रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए. गिने चुने रूल्स होते हैं, उनको आप क्लियरली पढ़ो, विद प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएंगे. कैन यू रीड दिस बुक? ट्राई टू गेट द कैन लगा है, योर मोडाल इज देयर एंड कैन यू रीड दिस बुक क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है. और आप अपना सब्जेक्ट चेक कर लो, अपना ऑब्जेक्ट चेक कर लो, टेंस चेक कर लो, एंड देन यू change the answer and you'll get this. Okay, for this to happen, as I said, your rules too should be very very clear for you. Understood? So this is how we solve the questions whenever it comes to the grammar or other parts of the paper. So guys, this was a general mapping to just give you an idea where you should be headed upon. आपके पास 4 से 5 महीने हैं. आप धीरे 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 करके स्नेल स्पीड पे भी चलोगे, थोड़ी सी पिक करोगे, धीरे धीरे करके टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगे, थोड़ी सी एफर्ट डालोगे, तो पेपर वुड बी अ पीस ऑफ केक. जो स्टूडेंट्स, मतलब इट इज रॉन्ग टू से दिस, बट इवन द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश, अगर वो आप इस तरीके से फॉलो करते हुए चलोगे, तब भी आप बहुत इजीली 100 में से 90 प्लस स्कोर कर दोगे. फॉर द गुड स्टूडेंट्स आप 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज आपका जो पेपर है वो सेट पैटर्न वाला है, सेट सिलेबस वाला है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नथिंग चेंजेस. बहुत रेयरली होता है कि एसएससी के पेपर्स में कुछ चेंज होता है, वो तो फिर भगवान भरोसे वाली बात होगी. सो लेट्स नॉट होप फॉर दैट, लेट्स होप फॉर whatever comes हम अपनी प्रेपरेशन इस तरीके से पूरी डेडिकेटेड मैनर में करके रखनी है, ठीक है. सो योर पेपर वुड बी डन डील अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो. ओके, सो आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे नाउ. आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच एंड होपिंग टू सी यू सून अगेन. एंड आप लोग हमारे बाकी वीडियोस भी देखिए, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.